गुड आफ्टरनून एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का लेसन मेटल एंड नॉन मेटल्स का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए हमारे सिलेबस सीबीएसई के सिलेबस 2021-22 में यहाँ जो जो टॉपिक आने वाले हैं उसको मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए सबसे पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद में रिएक्टिविटी सीरीज है, फिर फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स है, देन बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस है एंड कोरोजन एंड प्रिवेंशन। ये सारे टॉपिक इस लेसन से आएंगे। तो हम आज इस टॉपिक में इस पार्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। इसको हम 4 ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है। सबसे पहले ये एस ब्लॉक है, तो ये एक्सट्रीमली लेफ्ट के अंदर एस ब्लॉक है, एक्सट्रीमली राइट के अंदर पी ब्लॉक रखा गया है, और इन दोनों के बीच में ये जो है आपका डी ब्लॉक है, और सबसे नीचे जो है वो एफ ब्लॉक है। इसको सेपरेट रखा गया है। तो एस ब्लॉक जो है वो एक्चुअल में उसका ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है, और ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 ये आपके डी ब्लॉक है, और ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 ये पी ब्लॉक है। और एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज। इन दोनों सीरीज में एक्चुअल में 14 एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इन दोनों को हम रिप्रेजेंटेटिव, इन दोनों के एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, या इनको मेजर एलिमेंट्स बोलते हैं। अब हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। इन 118 में से जो मेटल्स है उनका नंबर 92 है, मतलब 92 मेटल्स है। नॉन मेटल्स ये 20 है, नॉन मेटल्स 20 है। इसके बाद में बचे हुए मेटेलॉइड्स है। तो मेटेलॉइड्स का नंबर कितना हो गया आपका 6। ओके, अब देखिए नॉन मेटल्स के बारे में अब बात करते हैं। 20 नॉन मेटल्स है, ठीक है। मैं एक अलग से पेज ले लेता हूं। देखिए हम अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं। टोटल 20 नॉन मेटल्स है, ठीक है। इन 20 नॉन मेटल्स में से 8 नॉन मेटल्स सॉलिड्स है, सॉलिड फॉर्म में है नॉन मेटल, ठीक है। 11 नॉन मेटल्स जो है वो आपके गैसियस फॉर्म में होते हैं। एक नॉन मेटल है वो आपका लिक्विड है। तो इस लिक्विड नॉन मेटल को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमीन। ये Br होता है, ब्रोमीन। और जो गैसियस नॉन मेटल है वो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। ये सारे गैस के फॉर्म में होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद में नियॉन, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, और फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन, और फिर रेडॉन। ये 11 जो है, ये 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, ये 11 गैसेज है। बचे हुए बाकी जो है वो सॉलिड्स है। तो अब ये आपके 20 नॉन मेटल्स है। अब मेटेलॉइड्स की बात करते हैं। मेटेलॉइड्स का नंबर क्या है, 6 है। तो 6 मेटेलॉइड कौन कौन से है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। ये 6 जो है वो नॉन मेटल्स है, सॉरी मेटेलॉइड्स है। ओके, अब देखिए पीरियोडिक टेबल में आपका 1 से लगाकर 92 मेटल्स का नंबर कितना है, 92। 1 से लगाकर आपका 92, जो आपका हाइड्रोजन से लगाकर यूरेनियम, ये सारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है। ये सारी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, मतलब नेचर में मिलते हैं। तो आफ्टर यूरेनियम नेचर में नहीं मिलते,
यूरेनियम के बाद के एलिमेंट जो है वो एक्चुअल में मैन मेड है, ठीक है, वो आपके सिंथेटिक एलिमेंट्स है, सिंथेटिक। तो ये 93 से लगाकर आपका 1118 तक एलिमेंट सिंथेटिक एलिमेंट्स है। इनको हम ट्रांस यूरेनियम कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में। देखिए, एलिमेंट्स को तीन पार्ट में बांटा गया है, एलिमेंट्स को तीन पार्ट में बांटा गया है। मेटल्स, ये एलिमेंट्स है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटेलॉइड्स में। अब हम बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स के कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए। टोटल मैंने आपको बताया था 92 मेटल्स है ना, कितने हैं? 92 मेटल्स है। तो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, Ag, Au, Hg, सोडियम, पोटेशियम, ये सब है ना। तो ये आपका क्या है? मेटल्स है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सारी एक्चुअल में कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। नॉन मेटल्स कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। कुछ एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियॉन, आर्गन, ये सारे ही नॉन मेटल्स है, ये कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। ओके, अब देखिए, मेटल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब एक मेटल इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करके पॉजिटिव चार्ज, यदि दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो आपका एक, दो या तीन, ये अपने हिसाब से मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, उनकी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी होती है। नॉन मेटल्स की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और आपके मेटल्स की क्या ज्यादा होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं नॉन मेटल्स, आपका इसको हम नॉन मेटल्स मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेटल और नॉन मेटल का नेचर बता दिया मैंने। अब बात करते हैं हम कि अपने अर्थ क्रस्ट पे कौन कौन से मेटल जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले मेटल्स कौन से? सबसे पहले एल्यूमिनियम, ये सबसे एबंडेंट एलिमेंट है जो 7.5% अर्थ क्रस्ट पे मिलता है। उसके बाद में आपका आयरन है, आयरन 4.7% सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है आयरन। थर्ड है कैल्शियम, 3.4% कैल्शियम मिलता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट पे पाया जाने वाला मेटल होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स में अर्थ क्रस्ट पे उसकी एबंडेंस को देख लेते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल है, ठीक है, ये 50% जो है वो मिलता है। उसके बाद सिलिकॉन 26%, उसके बाद फास्फोरस और फिर सल्फर। तो इस तरीके से नॉन मेटल, जो मेजर नॉन मेटल जो अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस और फिर सल्फर। ओके, ये आपके मेटेलॉइड्स। देखिए, ये बॉक्स जो है ना, ये पीरियोडिक टेबल में आपको मेटेलॉइड को मेंशन करने के लिए मैंने आपकी पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से लिया है। तो ये सारे जो बॉक्स वाले हैं, ये सारे आपके नॉन मेटल्स है, सॉरी मेटेलॉइड्स है। तो मैंने आपको मेटेलॉइड्स के नाम बताए थे, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। ये सारे ही नॉन मेटल्स है, सॉरी ये सारे ही मेटेलॉइड्स है। क्या है? मेटेलॉइड्स है। जो यहाँ पे इस तरीके से आपकी ये जिगजैग लाइन दिख रही है, ये इस तरीके से एक लेडर बनाते हैं, ठीक है, जिगजैग लाइन बनाते हैं। तो जिगजैग लाइन के इस तरफ सारे ही मेटल्स होते हैं और जिगजैग लाइन के इस तरफ सारे ही नॉन मेटल्स होते हैं। और ये जिगजैग लाइन जो होती है वो मेटेलॉइड की होती है, वो मेटल को नॉन मेटल से सेपरेट करती है। चलिए आगे देखते हैं। ये अब हम बात करते हैं, ये देखिए आपको ये दो फिगर नजर आ रहे हैं। ये बच्चा क्या कर रहा है? ये हंस रहा है। ये बच्चा देखिए मुंह उतार के बैठा है। मुझे इससे बढ़िया पिक्चर नहीं मिली, यही सब मिला, इसलिए मैंने आपको। तो देखिए यहाँ पे ये बच्चा आपको क्या है, एक्चुअल में इसका फेस ग्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। और इसका फेस जो है वो आपको डल नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्लो कर रहा है, तो सबको इस तरीके का फेस रखना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है इस बच्चे की तुलना में। तो देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे ही
ग्लो कर रहा है यहाँ में, ये कह सकते हैं आप, ये शाइन कर रहा है। और इसका क्या होता है, ये डल है, ठीक है। तो डल वाले बच्चे किसी को पसंद नहीं आते, जो मुंह लटका के बैठे रहते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे ग्लो करते हैं, शाइनी अपीयरेंस के होते हैं, ठीक है। जितने ही नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके इस बच्चे की तरह होते हैं, मतलब ऐसे मुंह लटका के बैठे रहते हैं, मतलब डल होते हैं। उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, डल होती है, ठीक है। तो ये मेटल्स को और नॉन मेटल्स का एक मतलब बेसिक जो है, मैं आपको अपीयरेंस दिखा रहा हूँ कि मेटल्स कैसे होते हैं, मतलब उस बच्चे की तरह होते हैं जो एक्चुअल में ग्लो करते हैं, जो शाइन करते हैं। और नॉन मेटल्स उस बच्चे की तरह होते हैं जो एक्चुअल में क्या है, मुंह लटका के घूमते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, तो ये मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स में आपको सबसे पहले बाहर से देखने पे कैसे पता चलता है कि ये मेटल्स है। मेटल शाइन करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, शाइन करते हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ये शाइन नहीं करते, ये डल होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो पहली बात हो गई। अब मैं एक और आपको यहाँ एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में बैक चलेंगे वापस। देखिए, एक और ये फिगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस फिगर में क्या है, ये यूनिट एरिया है, ये यूनिट एरिया है ना। यूनिट एरिया के अंदर मतलब इक्वल एरिया है, इसमें यूनिट एरिया के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कम है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं, यहाँ पे बहुत कम आदमी है, ठीक है। यूनिट एरिया में दोनों का इक्वल यूनिट एरिया है। अब देखिए, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, जब एक यूनिट एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इनकी ज्यादा है, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है। मतलब यूनिट एरिया में जितने ज्यादा लोग रहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा, यूनिट एरिया में जितने कम लोग रहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कम। यहाँ पे हम इसको मेटल और नॉन मेटल से बात करते हैं। मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है, नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में लोग तो रहते नहीं, वो पॉपुलेशन डेंसिटी थी। यहाँ पे मेटल में जो एटम्स होते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम जो है, पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होते हैं एटम्स में, एटम्स, ठीक है। नॉन मेटल में जो एटम्स होते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, इसीलिए इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है मेटल्स की, नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी मेटल्स नॉन मेटल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेटल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में आपसे बात करता हूं। देखिए, मेटल्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद में हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। जितने भी मेटल्स है, एक्चुअल में मेटल से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक वायर बनाए जाते हैं और केबल्स बनाई जाती है, ठीक है। तो ये आपकी जो कॉपर की वायर की केबल्स होती है जो घरों में काम में ली जाती है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए, है ना। एल्यूमिनियम की केबल्स भी होती है, तो इनकी केबल्स बनाई जाती है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल्स। तो देखिए हमारे, देखिए ये केबल्स वायर बनाई जाती है, ये इनकी जो विशेषता है जिसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मीनिंग होता है कि उनको थिन वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक वायर और केबल्स बनाने के लिए। तो आपके घरों में जो कॉपर की वायर बनी होती है, जो केबल्स लगी है, जो एल्यूमिनियम की केबल्स लगी है, वो एक्चुअल में इसके डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से हम यूज करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे ज्यादा जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का आपका सिल्वर होता है, सेकंड नंबर पे कॉपर होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एजी की वायर नहीं बनाते हैं ना, एजी की वायर इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, इसलिए कॉपर की वायर हम यूज करते हैं क्योंकि ये भी अच्छा कंडक्टर होता है, ये बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा एक्चुअल में कॉस्ट इफेक्टिव भी तो होना चाहिए। ओके, तो इस वजह से इनकी केबल्स बनाई जाती है। अब देखिए, इसके बाद में हम दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, ये जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट की भी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आपके आयरन, आपकी कॉपर और एल्यूमिनियम, ये आपके हीट के भी कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट।
ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम कहाँ करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए ये आपके कुकिंग यूटेंसिल्स है ना, और आपके जितने भी फैक्ट्री के इक्विपमेंट है, इनको बनाने के लिए हम यूज करते हैं मेटल्स का। तो कुकिंग यूटेंसिल मतलब आपके घर में जो खाने पीने के बर्तन है, वो जो है, जो गैस पे आप चढ़ाते हो, वो हम किससे बनाते हैं, मेटल से। तो मैंने आपको अभी बताया था कि आयरन का यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं और एल्यूमिनियम, इन तीनों के हम बर्तन यूज करते हैं। ठीक है। इस ये बर्तन हम क्यों यूज करते हैं, इसकी दो प्रॉपर्टी की वजह से। सबसे पहली प्रॉपर्टी इन मेटल की है कि ये मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मीनिंग होता है कि हम इसको क्या करते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, थिन शीट या शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यूटेंसिल जो एक्चुअल में मेटल के शीट से बने हुए हैं। तो यहाँ पे मेलेबिलिटी की वजह से ऐसा हमने इनके यूटेंसिल बना पाए। कोई कार्बन के तो यूटेंसिल नहीं बनाता है, नहीं बनाता है ना, तो कोई सल्फर के तो यूटेंसिल नहीं बनाता है, सिर्फ मेटल के बनते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है, सारे मेटल के भी तो नहीं बनते, सिर्फ आपको कुछ कुछ मेटल के बनते हैं। जैसे आप मरकरी के तो नहीं बनाते, लेड के तो बर्तन नहीं बनाते, है ना, कुछ कुछ मेटल के बनते हैं। तो वो वहां पे दूसरी जो है, वो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है। तो इस बात को हम क्या बोलते हैं, जब हीट के कंडक्टर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए हम उसको यूटेंसिल बनाने के लिए और फैक्ट्री के इक्विपमेंट बनाने के लिए यूज में लेते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं एरोप्लेन्स और ऑटोमोबाइल्स। आपने देखा होगा कि मेटल्स का यूज जो है वो एरोप्लेन बनाने में भी किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में भी किया जाता है। तो एरोप्लेन में हम जनरली यूज करते हैं, एक्चुअल में एरोप्लेन एक्चुअल क्या होना चाहिए, लाइट वेटेड होता है ना एरोप्लेन, और ये बहुत ही ज्यादा मजबूत भी होना चाहिए, है ना। तो हम वहाँ पे एलॉयज का यूज करते हैं, और वो एलॉय जनरली एल्यूमिनियम के एलॉयज होते हैं। कैसे होते हैं, एल्यूमिनियम के एलॉयज का यूज किया जाता है एरोप्लेन्स के इक्विपमेंट बनाने के लिए। ये ड्यूरेबल भी बहुत होता है, मतलब बहुत ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत मजबूत होता है। इसलिए हम एरोप्लेन और ऑटोमोबाइल बनाने के लिए भी हम एक्चुअल में यूज करते हैं मेटल्स, है ना, और बहुत सारे एलॉयज यूज करते हैं यहाँ पे भी। ओके, देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं मरकरी। मरकरी का भी बहुत यूज है। ये एकमात्र लिक्विड मेटल है, ठीक है, मतलब लिक्विड मेटल, एक अकेला लिक्विड मेटल है। इसको जब आप हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो, डेल्टा का साइन होता है हीट का। जब आप इसको हीट करते हो तो ये एक्सपेंड हो जाता है, ये एक्सपेंड हो जाता है। तो एक्चुअल में इसको हम थर्मामीटर बनाने के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि मरकरी जो है थर्मामीटर में बहुत जगह पे आप मरकरी को देखा। आजकल तो जो डिजिटल थर्मामीटर आ गए, मरकरी यूज नहीं करते, लेकिन स्टिल बहुत सारे थर्मामीटर मरकरी से बनते हैं, जैसे लैब के थर्मामीटर। ठीक है, आप जो फीवर मेजर करने के लिए यूज करते हो, वो लैब, वो आपका क्या है, डिजिटल थर्मामीटर है, लेकिन मरकरी यूज की जाती है बहुत जगह थर्मामीटर में, जैसे लैब के थर्मामीटर में। तो ये थर्मामीटर में हम मरकरी यूज करते हैं। तो उसका पहली विशेषता तो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर के साथ ये एक्सपेंड होती है। इस स्पेशलिटी की वजह से इसको यूज किया जाता है। दूसरा है कि ये ग्लास के ऊपर आपकी स्टिक नहीं करती, तो ग्लास पे चिपकता नहीं है, इसलिए भी हम इसको यूज करते हैं थर्मामीटर में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर और गोल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, बहुत ही ज्यादा यूज है। आपने सिल्वर और गोल्ड के लिए सुना होगा आपने इन दोनों के बारे में। इनका हम ज्वेलरी मेकिंग में काम में लेते हैं, ठीक है, ज्वेलरी मेकिंग में काम में लेते हैं सिल्वर और गोल्ड को। अब देखिए क्यों लेते हैं, रीजन है, आप एल्यूमिनियम के तो नहीं पहनते, कॉपर के पहनते आजकल, एल्यूमिनियम के तो नहीं पहनते, आयरन के तो नहीं पहनते, ठीक है। इसका रीजन है ये अनरिएक्टिव होता है। क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है। इसकी जो शाइनी अपीयरेंस है वो लंबे टाइम तक बनी रहती है, मतलब ये अनरिएक्टिव है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके डल नहीं होता, ठीक है। बाकी सारी मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके
उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है तो वो डल हो जाते हैं, जबकि ये एक्चुअल में एक बार मतलब इसकी पॉलिश करते हो तो जो फिनिशिंग रहती है, जो पॉलिश रहती है, जो शाइन रहती है, वो हमेशा के लिए रहती है, ठीक है, लंबे समय तक रहती है ना। इसका मतलब अनरिएक्टिव होता है, इसको नोबेल मेटल्स भी बोलते हैं, है ना, इसलिए हम इसको नोबेल मेटल्स बोलते हैं। ये आपके ज्वेलरी मेकिंग में काम में लिया जाता है। आर्टिफिशियल टीथ, आर्टिफिशियल टीथ बनाने के काम में भी लिया जाता है, और टूथ की कैविटी की फिलिंग के लिए, फिलिंग टूथ कैविटी, इसके लिए भी इसका यूज हम करते हैं। तो ये आपके हो गया सिल्वर का यूज और गोल्ड का यूज। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम आयरन। आयरन का नाम आपने सुना होगा। आयरन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है। इसको हम यूज करते हैं मशीन के पार्ट्स बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, और हम इसको यूज करते हैं रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं भाई, आयरन क्यों यूज करते हैं? इसकी एक विशेषता होती है आयरन, आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो भाई ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? लोड को बेयर करने की ताकत, है ना, है ना, लोड को बेयर करने की ताकत, कितना वेट होल्ड कर सकती है, वेट होल्डिंग कैपेसिटी। टूटती नहीं है भाई ये आयरन, है ना। तो ब्रिज बनाओ तो ब्रिज टूट जाए तो क्या मीनिंग है? तो वहां पे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से हम इसको यूज करते हैं। सब ये बड़े बड़े जो हैवी जो गर्डल्स होते हैं वगैरह वगैरह, उन सब में ब्रिज वगैरह उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपका आयरन। नेक्स्ट देखते हैं हम एल्यूमिनियम और सिल्वर। एल्यूमिनियम और सिल्वर, यहाँ पे मैंने आपको लिखा है फॉइल, है ना। फॉइल मतलब इससे आपको थिन थिन फॉइल बनाई जाती है एल्यूमिनियम और सिल्वर से। अब आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की फॉइल कहाँ पे काम में आती है? एल्यूमिनियम की फॉइल रैपिंग फूड आइटम, है ना, फूड आइटम्स की रैपिंग के काम में ली जाती है, सिगरेट की रैपिंग में काम में ली जाती है, चॉकलेट की रैपिंग के काम में ली जाती है। देखा होगा वो सारी आपकी एल्यूमिनियम की फॉइल काम में ली जाती है। आप गोल्ड सिल्वर की फॉइल का कहाँ यूज देखा आपने? स्वीट्स के ऊपर डेकोरेशन के लिए है। तो स्वीट्स जो है ना उसको डेकोरेट करने के लिए वो सिल्वर की फॉइल यूज करते हैं, ठीक है। ये फॉइल क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? इसकी प्रॉपर्टी की वजह से, मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है इनमें, इसलिए इसको फॉइल बनाने के काम में लिया जाता है। मतलब जब आप इसको बीट करेंगे हैमर से तो इसकी थिन शीट बन जाएगी, उसी को क्या बोलते हैं हम? मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है फॉइल बनाने में, ओके। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। देखिए ये गैल्वेनाइजेशन है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जो आयरन की रस्टिंग को रोकने के काम में लिया जाता है। आयरन की रस्टिंग क्या होती है पता है ना? ये आयरन जब आपकी ऑक्सीजन और वाटर इससे रिएक्ट करता है तो आपका आयरन ऑक्साइड कैसा वाला? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। ये रस्ट है, इससे एक्चुअल में रस्ट की फॉर्म में निकल जाता है और आयरन का लॉस हो जाता है आर्टिकल्स का। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। मीनिंग क्या है? जिंक की लेयर को इसके ऊपर डिपॉजिट करवा देते हैं, तो रस्टिंग से प्रिवेंशन हो जाता है। ऑक्सीजन और वाटर इन दोनों से ये आयरन के आर्टिकल एक्सपोज नहीं होते। जैसे ये आयरन का आर्टिकल है, इसके ऊपर आपने जिंक की कोटिंग करवा दी, ये कोटिंग कर दी आपने जिंक की, अब आयरन अंदर रह गया। ये आयरन कांटेक्ट में नहीं आएगा वाटर के और ऑक्सीजन के, कांटेक्ट में कौन आएगा? जिंक आएगा। तो पहले तो आपका डिकम्पोजिशन किसका होगा? जिंक का होगा, मतलब रस्टिंग जिंक की होगी, जिंक रिमूव होगा, आयरन अंदर मतलब पड़ा रहेगा जब तक कि जिंक सारा है मतलब जिंक सारा जो है वो नहीं निकल जाता, कोरोड नहीं हो जाता। तो इसको हम सैक्रिफिशियल मतलब मेटल बोलते हैं। ये सेक्रीफाइस करते हैं अपना और आयरन को बचाते हैं, ठीक है। अब ये कोटिंग हम
टिन की भी करते हैं, है ना, टिन की कोटिंग भी कर सकते हैं। तो टिन की कोटिंग को करने को देखिए, जिंक की कोटिंग को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। अब टिन की कोटिंग करते हैं, क्यों करते हैं भाई टिन की कोटिंग? ऐसा का ऐसा सेम चीज है। टिन की कोटिंग भी आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। ये टिन जो है वो अनरिएक्टिव है, अनरिएक्टिव होता है। दूसरा इसका ये नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको एक्चुअल में रस्टिंग को रोकने के लिए टिन का भी यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम, ये देखिए ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ये आपको जो ये बाल्टी दिख रही है बकेट, इस बकेट के ऊपर हमने क्या किया, ये आयरन की बकेट थी, हमने इसका गैल्वेनाइजेशन कर दिया, मतलब जिंक की कोटिंग करवा दी इसके ऊपर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो होती है कि जो आपके जितने भी कॉस्टली मेटल होते हैं, ठीक है, कॉस्टली मेटल, वो कॉस्टली मेटल कॉस्टली होती है, हम उसको जनरली उन मेटल्स को हम यूज नहीं कर सकते। यदि सिंगल कॉस्टली मेटल यूज करेंगे तो आपके मतलब इकोनॉमिकली आपके लिए फेवरेबल नहीं होता, तो हम कॉस्टली मेटल जितने भी होते हैं उस मेटल की कोटिंग करवा देते हैं आपके चीपर मेटल के ऊपर, ठीक है। जिससे ये क्या होता है, चीपर मेटल आपको एक्चुअल में सुकून तो कॉस्टली मेटल जैसा ही देता है, लेकिन आपकी जेब के लिए जेब पे भारी नहीं पड़ता, वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो उसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं कि आपका चीप जो कॉस्टली मेटल की कोटिंग करवा देते हैं चीपर मेटल के ऊपर, ठीक है, उसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम क्रोमियम की प्लेटिंग करवाते हैं, निकल की प्लेटिंग करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि ये इसी को हम, तो देखिए जो टैप होते हैं ना घर में, इतने बढ़िया चमकते हैं टैप, है ना, तो वो सब आपने देखा होगा, टैप होते हैं आपके, गैस स्टोव होता है, उस पे हम क्रोमियम की प्लेटिंग निकल की प्लेटिंग करवा देते हैं, ठीक है। साइकिल का हैंडल होता है, एक्चुअल में इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। आपकी बेल होती है साइकिल की, है ना, और आपके कार के पार्ट्स है, ये सब में आपकी प्लेटिंग करवाते हैं क्रोमियम निकल की, जिससे क्या होती है उसकी एक्चुअल में स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, रस्टिंग भी नहीं होती है, और दिखने में लुकिंग वाइज वो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। आपके घर के अंदर भी जितने मेटल्स के आइटम है उन सबके ऊपर मतलब जो कॉस्टली जितने हैं उनमें एक्चुअल में क्रोमियम की प्लेटिंग आती है, ओके। तो ये होगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बात करते हैं नेक्स्ट हम, ये क्रोमियम, क्रोमियम प्लेटिंग में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल। तो ये जो मेटल होते हैं ना, टाइटेनियम है, ये क्रोमियम है, ये मैग्नीज है, और ये जर्कोनियम है, क्या है ये, ठीक है। ये सब एक्चुअल में क्या करते हैं, डिफेंस में काम में लिए जाते हैं, इसमें डिफेंस में, तो किसी भी नेशन की डिफेंस के लिए ये मेटल जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है, नेशन की डिफेंस के लिए, इसलिए इसको स्ट्रेटेजिक मेटल्स बोलते हैं, ओके। ये कहाँ काम में आते हैं, ये एटॉमिक एनर्जी में काम में आते हैं, एटॉमिक एनर्जी। दूसरा इसका यूज होता है स्पेस साइंस में, स्पेस साइंस प्रोजेक्ट में काम में लिए जाते हैं। दूसरा जेट इंजन में काम में लिए जाते हैं, जेट इंजन में काम में लिए जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह पे इनका यूज होता है, इसलिए इनको हम क्या क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक मेटल बोलते हैं। तो देखिए और एक और है, यहाँ पे इनका यूज किया जाता है एक्चुअल में हाई ग्रेड स्टील बनाने के लिए, हाई ग्रेड स्टील ये बनाने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए टाइटेनियम का मैं आपको यूज बता देता हूँ, टाइटेनियम कहाँ कहाँ यूज आता है। तो टाइटेनियम जो है एटॉमिक एनर्जी में काम में आता है, एटॉमिक एनर्जी। दूसरा स्पेस प्रोजेक्ट, अभी बताया था ना मैंने, इन सब में ये काम आते हैं, ठीक है। इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, सारे ही मेटल ले लो, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, मतलब लोड को बियर कर सकते हैं। लाइट होते हैं ये, ठीक है, लाइटनेस होती है इनमें, तो भाई लाइट भी होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए, ज्यादा हैवी क्या काम का, ठीक है। आपकी रेजिस्टेंस भी होती है इन सारी मेटल की, किसके लिए, रस्टिंग के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन या रस्टिंग,
भाई फॉरवर्ड भी नहीं हो रहा है आपका, बढ़िया बात है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होते हैं इनके, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कितने सारी विशेषता होती है इन सब की। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डिफेंस में यूज किया जाता है, ठीक है, किसमें, डिफेंस में। चलिए आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स। भाई जितना मेटल इंपॉर्टेंट था ना, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई, उससे कहीं ज्यादा गुना नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट है। देखिए अब नॉन मेटल्स इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्यों? देखिए सबसे पहले तो नॉन मेटल्स का नंबर बहुत कम है, नंबर ऑफ नॉन मेटल्स आर वेरी स्मॉल। कितना था मैंने आपको बताया था, 20 ही नॉन मेटल है और 92 मेटल्स है, ठीक है, नंबर बहुत कम है ना, 1/4 भी नहीं है। ओके, नॉन मेटल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट नॉन मेटल। तो अब सोचो आप, पीस होने के बाद इसकी इंपॉर्टेंस मेटल से कहीं ज्यादा गुना है। मेटल नहीं रहेंगे तो आप तो जिंदा रह सकते हो, लेकिन नॉन मेटल नहीं रहेंगे तो आप जिंदा नहीं रह सकते, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए अब बात करते हैं हम एक एक करके सारी नॉन मेटल्स की। सबसे पहले हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन है आपका। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन जो है वो क्या काम आता है, अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग के काम में आता है। अमोनिया कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, ये हाइड्रोजन है आपका, नाइट्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं और अमोनिया फॉर्म करवाते हैं। 1:3 के रेशियो में होता है, ये 1 रेशियो है, ये 3 रेशियो है। तो आपको अमोनिया मिलती है। इस प्रोसेस को हार्बर प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्बर प्रोसेस। इस अमोनिया का क्या काम है भाई, ये अमोनिया फर्टिलाइजर बनाने के काम में आती है। क्या काम आती है, फर्टिलाइजर बनाने के काम में आती है। फर्टिलाइजर जैसे NH4NO3, ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, NH2CO, NH2, अमोनियम सल्फेट, NH4 ठीक है, ये सारी ही फर्टिलाइजर है, उनके काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आपको इसका यूज है वनस्पति घी बनाने में। चलिए मैं एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम इसकी वनस्पति घी बनाते हैं। देखिए स्लाइड लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये आपका, कलर चेंज करते हैं पेन का, ठीक है, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से आप क्या करते हैं, वनस्पति घी बनाते हैं। कैसे, देखिए जो भी आपका ऑयल होता है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, उसके उसमें हाइड्रोजन को फ्लो करवाया जाता है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो ऑयल क्या होता है, फैट में, सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपका वनस्पति जो तेल होता है ना, वो आपका वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको घी जैसी फीलिंग देता है और पैसे भी कम लगते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। जितना वेजिटेबल ऑयल होता है उससे हम घी बना सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल से। वेजिटेबल ऑयल कितना सस्ता होता है, 150 रुपए किलो। तो आपको घी कितना मिलता है, 150 रुपए किलो, ठीक है। देसी घी लेने जाओगे तो क्या होगा, देसी घी कितना है आपका, 600 रुपीज केजी चल रहा है। तो आपको देखिए घी जैसी फीलिंग आ रही है ना, घी जैसी फीलिंग आ रही है कितने सस्ते पैसे में, लेकिन इसका क्या है, एक्चुअल में साइड इफेक्ट भी बहुत है। ये जो वनस्पति घी है ना, ये क्या करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देता है, ठीक है। इससे हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। तो वनस्पति घी सस्ता तो होता है, लेकिन आपको हार्ट अटैक भी दिला सकता है। देखिए इसमें क्या करते हैं कि ये जो आपका, ये आपके ऑयल के अंदर ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। और ये आपकी अनसेचुरेटेड फैट होती है, ऑयल होती है अनसेचुरेटेड फैट। तो आप जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, अनसेचुरेटेड फैट सेचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब डबल बॉन्ड जो है वो सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट आप देखिए, हमने क्या देखा था इसका, एक मिनट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी हो गया आपका। अब बात करते हैं कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल। इसको देखते हैं भाई, ये वेल्डिंग और कटिंग के काम में ली जाती है। तो देखिए ये जो है ना, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, इसको बोलते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन
फ्लेम ये बनाने के काम में आती है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता है, हाई टेम्परेचर होता है। तो हाई टेम्परेचर पे आप क्या कर सकते हो, कटिंग के लिए काम में लिया सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेटल की कटिंग, वेल्डिंग के काम में आती है ये फ्लेम। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ऑक्सीजन और एसिटिलीन से मिलके बनती है, उसको ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं, वो भी कटिंग वेल्डिंग के काम में आती है। यहाँ ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके भी फ्लेम बनती है, वो भी कटिंग वेल्डिंग के काम में आती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे पीछे जाएंगे, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मिथेनॉल के प्रिपरेशन में भी काम में आती है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है आपका, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या है कि एसिड है। ठीक है, एक एसिड है। और मिथेनॉल क्या है आपका, CH3OH, ये दोनों बनाने के काम में आती है। इसको फ्यूल की तरह भी सर्व करते हैं। देखिए अभी जो नेचुरल हम जो फ्यूल यूज करते हैं वो सारी एक्चुअल में पॉल्यूशन कॉज करते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन एक्चुअल में क्या है, एक हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है ना। तो इसको क्या है, हाइड्रोजन, हम इस पे अभी रिसर्च चल रही है कि हाइड्रोजन एक्चुअल में एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, इसको फ्यूल की तरह यूज करेंगे तो ये आपका क्या होगा, इको फ्रेंडली हो जाएगा, मतलब पॉल्यूशन बहुत ही कम कॉज करेगा, पॉल्यूशन कॉज ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको फ्यूल की तरह भी यूज हम कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा आपका लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो एक्चुअल में रॉकेट फ्यूल में काम में लिया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन, इसका क्या यूज किया जाता है, रॉकेट फ्यूल, इसमें इसको काम में लिया जाता है। ये पॉल्यूशन फ्री होता है। ठीक है, ये पॉल्यूशन फ्री होता है। चलिए आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं। ये हो गए हाइड्रोजन के यूजेस। अब हम बात करते हैं हमारी ऑक्सीजन की। देखिए अब मैंने आपको बताया था नॉन मेटल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो आपको ऑक्सीजन से समझ में आ गया होगा कि मैंने किसके लिए बोला था। ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन से, है ना। तो ऑक्सीजन होगी तभी रेस्पिरेशन होगा, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, सब। नेक्स्ट है ये बर्निंग में सपोर्ट करते हैं। तो देखिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसको यूज करते हैं, जैसे आपकी फिश हो गई है ना, वगैरह वगैरह, जो भी आपका वाटर बॉडीज में रहती है। बर्निंग में सपोर्ट करती है, कंबर्शन, बिना ऑक्सीजन के कंबर्शन पॉसिबल ही नहीं है, आप आग जला ही नहीं सकते। ठीक है, किसी भी फ्यूल को आप बर्न ही नहीं कर सकते बिना ऑक्सीजन के, तो बर्निंग को भी ये सपोर्ट करती है। रॉकेट में, रॉकेट फ्यूल की तरह भी काम में ली जाती है। रॉकेट में कैसे लेते हैं, हाइड्रोजीन, ये हाइड्रोजीन है, इसके साथ में हम लिक्विड ऑक्सीजन मिला के अब इसको फ्यूल की तरह यूज में लिया जाता है। तो रॉकेट को थ्रस्ट प्रोवाइड करने के काम में इसको लिया जाता है। अब कटिंग और वेल्डिंग के काम में ली जाती है। देखिए अभी बताया था कटिंग और वेल्डिंग में ऑक्सीजन को किसके साथ मिलाएंगे तब कटिंग और वेल्डिंग में काम में ली जाती है। ऑक्सीजन को एसिटिलीन के साथ मिला के ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बनाई जाती है। इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, टेम्परेचर वेरी हाई टेम्परेचर होता है। तो ये क्या करती है, कटिंग और वेल्डिंग मेटल की उसके काम में ली जाती है। HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है, इनके मैन्युफैक्चरिंग में ऑक्सीजन काम में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या है आपका, सब एसिड का बॉस है। ठीक है, उसके प्रिपरेशन में भी काम में आती है। डीप सी डाइवर, इनको बोलते हैं क्यूबा डाइवर, ये क्या करते हैं अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये अपने साथ में जो मतलब बहुत ही गहरे जो तैराक होते हैं वो ऑक्सीजन को हीलियम के साथ मिक्स करके लेके जाते हैं। ठीक है, और उनके रेस्पिरेशन में ये काम में आती है। अब देखिए इसके अलावा ऑक्सीजन ने क्या किया था, इस साल कितना बड़ा कांड किया ऑक्सीजन ने। आपको पता है हॉस्पिटल के अंदर जो आपके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ठीक है, जो कोविड के पेशेंट थे, याद आ गया होगा आपको, पूरे भारत में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ठीक है, बाहर से ऑक्सीजन मंगवानी पड़ी, कितने लोग मर गए। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन काम में ली जाती है हॉस्पिटलों में। क्लियर।
तो कोविड के टाइम में इसकी इंपॉर्टेंस सबको पता चल गई थी ऑक्सीजन की, है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भाई ये भी बहुत ही एसेंशियल है, ये ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके लिए ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ किसकी भाई, प्लांट की ग्रोथ, प्लांट्स और एनिमल्स सबकी ग्रोथ के लिए ये जरूरी होता है। प्लांट और एनिमल में ये क्या करता है, प्लांट क्या करती है, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नहीं ले सकती, तो कैसे लेती है, डिजोल्व फॉर्म में लेती है, नाइट्रेट की फॉर्म में। प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और उससे क्या बनाते हैं, ये प्लांट अपने प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इन प्रोटीन को आपके एनिमल्स प्लांट से ले लेते हैं, एनिमल प्रोटीन का पार्ट बन जाता है। तो प्लांट नाइट्रोजन क्या करती है आपकी, प्लांट और एनिमल्स के अंदर प्रोटीन मतलब फॉर्मेशन में काम में आती है। तो ये प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है, ये ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। अमोनिया फॉर्मेशन, HNO3 के फॉर्मेशन के काम में लिया जाता है इसको, नाइट्रोजन को। इससे फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। नाइट्रोजन जो एक्सप्लोजिव बनाने के काम में आता है, बहुत सारे जो एक्सप्लोजिव होते हैं, है ना, उसमें नाइट्रोजन काम में आता है। जैसे देखिए TNT, इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये एक्सप्लोजिव होता है। नाइट्रोग्लिसरीन, सब डायनामाइट बनाने के काम में आते हैं ये सब, है ना। इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए नाइट्रोजन काम में आती है। इनर्ट एनवायरनमेंट कैसा, देखिए इनर्ट एनवायरनमेंट कैसे है, जैसे ये फैट और ऑयल कंटेनिंग जो फूड होता है, उसको एक्चुअल में जब ये मतलब पैकेट बनाए जाते हैं, तो पैकेजिंग करते टाइम नाइट्रोजन को उसमें डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो बाहर निकल जाती है वहां से, है ना, फूड के पैकेट से। ऑक्सीजन क्या करती है, इनका ऑक्सीडेशन कर देती थी और रेंसिडिटी करती है। नाइट्रोजन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर देता है। लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन लिक्विड कब बनती है, -196 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। ये कूलिंग एजेंट का काम करती है। दूसरी बात है, जितने भी हमारे स्पेसिमेंस होते हैं, जितने भी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम हॉस्पिटल में टिश्यूज है, ठीक है, जितने भी सेल्स है ना, तो जितने में जो सेल जो रिसर्च के प्रोग्राम है, उन सब में जो सेल लाइन को प्रिजर्व करने के लिए और उनको मतलब जिंदा रहते हैं वो, और साथ ही साथ क्या करते हैं, हम उनको लॉन्ग टाइम तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। ओके, हॉस्पिटलों में टिश्यूज हो गया, ब्लड हो गया, है ना, बहुत सारी सेल्स हो गई, रिसर्च करते टाइम बहुत सारी सेल लाइन पे लोग काम करते हैं, तो सबको, प्लांट टिश्यू है, एनिमल टिश्यू है, सबको -196 डिग्री पर लॉन्ग टाइम के लिए हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, वो भी लिविंग कंडीशन में। अब बात करते हैं हम कार्बन की। कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारी लाइफ जो है ना, पूरी की पूरी लाइफ वो कार्बन के कंपाउंड से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। तो ऑल द लाइफ इज मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, क्लियर। तो कार्बन से ही लाइफ बनती है। कार्बन जो है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं सारे ऑर्गेनिज्म में, उसमें कार्बन होता है, ठीक है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स जो भी है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन होता है, प्रोटीन, कार्बन होता है, फैटी एसिड, कार्बन होता है, विटामिन, कार्बन होते हैं एंजाइम्स, सारी बायोमोलिक्यूल्स में कार्बन होता है, ठीक है। तो ये भी आपका डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है। देखिए CHON, ये चारों मैंने आपको बताया ना, ये चारों के चारों बहुत ही एसेंशियल है। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर जो है, अब देखिए कार्बन की एक दो बात और हम बताते हैं यहाँ पे। कार्बन जो है उसका एक एलोट्रॉप है जिसको बोलते हैं ग्रेफाइट, इसके क्या बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड, क्या बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड। इसके अलावा कार्बन का एक और एलोट्रॉप है जिसको बोलते हैं डायमंड, इससे बनाई जाती है ज्वेलरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर जो है देखिए प्रोटीन में होता है सल्फर, हेयर में, ऑनियन में, गार्लिक में, वूल में,
इसके अलावा सल्फर कहाँ होता है? एग्स में, ठीक है, एग में भी होता है सल्फर, ठीक है, ऑनियन में होता है, गार्लिक में होता है, इन सब में सल्फर होता है, प्रोटीन में सल्फर होता है। प्रोटीन जो होती है वो एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ए का मतलब एमिनो एसिड, 3 एमिनो एसिड होते हैं जिसमें सल्फर होता है, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन। ये 3 जो एमिनो एसिड होते हैं जिसमें सल्फर होता है। ये फंगिसाइड का काम भी करता है, गन पाउडर बनाने के काम में भी आता है, ठीक है। तो ये सारी सल्फर की आपकी विशेषता है। अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। ये तो मैंने इंपॉर्टेंस बताई है। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल, ये सब देखते हैं हम। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात है स्टेट की। तो देखिए हम मेटल के बारे में बात करें तो मेटल यूजुअली क्या होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी देखते हैं पहले। मेटल्स यूजुअली सॉलिड होते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। आरटी मतलब रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए मेटल का, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सारी सॉलिड होते हैं, है ना। तो एक्सेप्शन एक ही मेटल एक्सेप्शन है इसका कि रूम टेम्परेचर पे एक ही मेटल जो है वो आपका लिक्विड होता है, वो है Hg, ठीक है। Hg जो है वो आपका एक्सेप्शन है। ये आपका मरकरी जो है वो आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अब देखिए नेक्स्ट है मेटेलिक लस्टर। सारे ही मेटल में शाइन करते हैं, मतलब शाइनी अपीयरेंस होती है, तो उसी को बोलते हैं मेटेलिक लस्टर, है ना। तो इनमें शाइनी अपीयरेंस होती है। जैसे आप देखिए मैंने आपको बताया था गोल्ड, सिल्वर, इन सब के ज्वेलरी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है भाई? क्योंकि ये शाइन करते हैं, ठीक है। तो इनसे डेकोरेटिव आइटम भी बनती है, ओके, इसीलिए बनती है। अब देखिए जब मेटल आपका ऑक्सीजन से एक्सपोज हो जाता है तो ये क्या बनता है, मेटल अपने चारों ओर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस डल हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, इस डल अपीयरेंस की वजह से ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, कभी कभी कार्बोनेट की लेयर फॉर्म कर देते हैं, कभी कभी सल्फेट की लेयर फॉर्म कर देते हैं, तब सॉरी सल्फाइड की, है ना, कभी कभी ये सल्फाइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो है आपका डल अपीयरेंस के हो जाते हैं, ओके। तो इनको हम कैसे रिमूव करते हैं इस डल अपीयरेंस को? ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, ये सब बनती है। इसको हम सैंड पेपर से रब कर देंगे तो ये सब वापस शाइन करने लगेंगे। अब देखिए मेटल शाइन क्यों करता है, इसका बताता हूं मैं, मेटल शाइन क्यों करता है उसको समझते हैं हम लोग। देखिए ये आपका मेटल है, मेटल जो है उसमें एक्चुअल में इस तरीके से इसके एटम में, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, ये मेटल का एटॉमिक स्ट्रक्चर है एटम का। अब इसमें क्या होता है, मेटल के एटम में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है ना, ये रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो मैं कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ही बना रहा हूँ मैं समझाने के लिए। तो मेटेलिक लस्टर का रीजन बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे, है ना, तो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मेटल के जब इलेक्ट्रॉन्स ये जब एक्चुअल में क्या करते हैं, ये लस्टर क्यों करते हैं उसका रीजन बता रहा हूँ। ये लाइट जो है ना जब इसकी सरफेस पे गिरती है, मेटल की सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड, एक्साइटेड होते हैं लाइट की एनर्जी को गेन करके, और ये यहाँ से जाके हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। वहां कुछ सेकंड तक बच रहते हैं, फिर से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, मतलब वापस अपने ऑर्बिटल में आ जाते हैं। जब वापस आते हैं ना, हायर एनर्जी से जाके वापस आते हैं तो एक लाइट इमिट करते हैं, और उस लाइट इमिट करते हैं ना जब अपने, तब वो एक्चुअल में क्या करते हैं, शाइन करते हैं, ठीक है। तो ये शाइनी अपीयरेंस का रीजन है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये हो गया आपका मेटेलिक क्लस्टर। अब हार्डनेस, है ना, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स क्या है, जनरली हार्ड होते हैं। जैसे आप देखिए कॉपर, Ag, Au, सारे हार्ड मेटल होते हैं। ये एक्चुअल में आप इसको नाइफ से कट नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्शन भी है यहाँ पे। आपको एक्सेप्शन के बारे में पता है? एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम। ये मेटल सॉफ्ट मेटल होते हैं, क्लियर। ये मेटल कैसे होते हैं? सॉफ्ट मेटल होते हैं। इनको हम नाइफ से काट सकते हैं, है ना।
देखिए अब हार्डनेस का रीजन जो है ना वो आप समझ लीजिए कि हार्डनेस का रीजन क्या होता है। हार्डनेस का रीजन होता है मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या होता है? मेटेलिक बॉन्डिंग। ये सारी मेटल जो हार्ड होते हैं क्योंकि उसकी उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग होती है और वो बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। जबकि सोडियम और पोटेशियम आपके सॉफ्ट मेटल है। क्यों सॉफ्ट है? क्योंकि उनकी मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। ठीक है, इसलिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेलेबिलिटी की। देखिए मेलेबिलिटी में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जितने भी मेटल्स होते हैं ना उन सबको हम क्या करते हैं? थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैमर से उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी को हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, मेटल्स, ये एम का मीनिंग है मेटल्स। मेटल से हम थिन शीट बना सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। क्लियर? अब देखिए सबसे ज्यादा मेलेबल जो होता है एजी एंड एयू, ये दोनों ही मोस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एल्यूमिनियम, कॉपर, ये भी एक्चुअल में हाईली मेलेबल होते हैं। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि कॉपर और आयरन और एल्यूमिनियम, इन तीनों से हम क्या बनाते हैं? यूटेंसिल बनाने के काम में लेते हैं। रीजन क्या है? मेलेबिलिटी होती है उसमें। मेलेबिलिटी की वजह से एक्चुअल में मेरी राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं आ रही है ना? मैं फिर से लिख देता हूं। ये मेलेबल होते हैं तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं? यूटेंसिल ये बनाते हैं इनके। अब एल्यूमिनियम और एजी, इनकी फॉइल भी बनाते हैं हम। उसका रीजन भी यही है क्योंकि ये मेलेबल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपकी डक्टिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी डक्टिलिटी। ये रहा, ये डक्टिलिटी, इसको समझते हैं हम। तो देखिए डक्टिलिटी जो होती है ना वो क्या होती है? मेटल्स को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को डक्टिलिटी बोलते हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया होगा पहले की कॉपर और इनके आपके एल्यूमिनियम, इनके हम क्या करते हैं? वायर बनाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं, केबल्स बनाने के काम में ली जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल जो है ना वो क्या होता है? आपका गोल्ड है ना। मोस्ट डक्टाइल मेटल है गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर, कितने? 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। तो सोचिए कितना थिन वायर होगा जो 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट डक्टाइल मेटल है। अब देखिए इस गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों का मैंने बताया था कि ज्वेलरी बनाने के काम में लिया जाता है। तो उनकी विशेषता मैंने बताई थी कि ये शाइनी अपीयरेंस के होते हैं। ठीक है, इसलिए बनाए जाते हैं। लेकिन जो गोल्ड स्मिथ जो है ना, जो गोल्ड के आपके ज्वेलरी बनाता है, तो वो दो चीजें काम में लेता है। एक तो इनकी शीट्स काम में लेता है, थिन शीट्स। दूसरे इनके वायर काम में लेता है, इनके थिन वायर। तो यहाँ मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी भी काम करती है। ठीक है, ये डक्टाइल भी होगा और मेलेबल भी होगा, उसी की वजह से इनकी थिन से थिन वायर बनाता है, अच्छी से अच्छी मतलब ज्वेलरी बनते हैं। थिन से थिन शीट बनाता है, अच्छे से अच्छा आपका ज्वेलरी बनती है। तो ये शाइनी तो करते ही करते हैं, साथ में ये दोनों चीजें भी वो काम में लेता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, याद रखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मैंने बताया था कि लोड को बेयर करने की ताकत है ना। लोड को बेयर करने की ताकत की ये ब्रेक नहीं हो, मतलब ज्यादा वजन को ये सहन कर सकते हैं, इसी को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो देखिए इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टीएस लिख देता हूँ, टीएस बहुत हाई होती है ना। तो लोड को बेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शन है। देखिए इसका सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी है? आयरन की। आयरन के ब्रिज बनते हैं, है ना, रेलवे ट्रैक बनते हैं। ठीक है, और आपको बहुत सारी मशीनरी में, मशीन बनाने में आयरन यूज करते हैं, क्योंकि
इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। बाकी आपके अलावा इसके अलावा जो कुछ मेटल्स बता देता हूं मैं, जो आपका जिंक जैसे है ना, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सब लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, ज्यादा वजन को बेयर नहीं करते। ओके, एक और है, जितने भी व्हीकल होते हैं ना, बॉडी बनती है व्हीकल की, वो भी आपकी आयरन से बनती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी प्रॉपर्टी थी अपनी। ये तो सारी हो गई यहाँ पे। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं मेटल के, ठीक है। मेटल के मेल्टिंग पॉइंट एग्जांपल देख लो आप यहाँ पे, आयरन, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉपर, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है इनका, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का सीधा सीधा जो है ना संबंध होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। किससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, बॉन्डिंग उतनी ही मजबूत होगी। मेटेलिक बॉन्ड होते हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, बॉन्डिंग उतनी ही मजबूत होगी। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतने ही ज्यादा होंगे। एक्सेप्शन देख लीजिए इसका, एक्सेप्शन है आपका सोडियम और पोटेशियम, ये लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है आपका 98 डिग्री सेल्सियस, कहाँ पे 1500 और कहाँ पे 98। पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 64 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 64, इतना कम। इसके अलावा आपके कुछ मेटल और भी होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, गैलियम और सीजियम। ये क्या है, Ga, और फिर से इसको एक मिनट, ठीक है, गैलियम एंड सीसियम। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 30 डिग्री सेल्सियस, सीरियम का होता है 28 डिग्री सेल्सियस, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ना इनके। तो ये आपको बात समझ में आ गई। डेंसिटी, डेंसिटी मैंने आपको बताया था, देखिए सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की थी, मतलब यूनिट वॉल्यूम में एटम के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, यूनिट वॉल्यूम में एटम के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, उसी को डेंसिटी बोलते हैं। तो मेटल की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है ना, मेटल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आयरन की डेंसिटी देख लीजिए कितनी होती है भाई, आयरन की डेंसिटी 7.8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, कितनी ज्यादा डेंसिटी होती है, ठीक है। अब आप देखिए लो डेंसिटी वाले मेटल, देखिए सोडियम पोटेशियम, ये इनकी डेंसिटी कैसी होती है, लो डेंसिटी होती है। तो इनकी डेंसिटी कितनी होती है, सोडियम की 0.97 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, पोटेशियम की डेंसिटी होती है 0.86 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। देखिए कहाँ 0.97 0.86 मतलब 1 ग्राम भी नहीं है, इधर आयरन का 7.8 ग्राम है, मतलब हाई डेंसिटी है ना। तो आपको यहाँ कंपेरिजन समझ में आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ एटम यूनिट वॉल्यूम में बहुत कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम यूनिट वॉल्यूम में बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं ब्राइटनेस की, है ना, ब्रिटलनेस की, सॉरी ब्रिटलनेस, है ना। ब्रिटलनेस, ये जो मेटल्स जितने भी होते हैं वो ब्रिटल नहीं होते हैं। ब्रिटल मतलब जब आप उसको हैमर से तोड़ते हैं ना तो टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो ऐसा तो होता ही नहीं है उसमें। ये एक्चुअल में क्या होता है, डक्टाइल होते हैं, ठीक है, मेलेबल होते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ब्रिटल नहीं होते, टूटते नहीं है। लेकिन एक मेटल है एक्सेप्शन, वो आपका ब्रिटल होता है, एक्सेप्ट क्या है, जिंक, जिंक ब्रिटल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोनोरिटी और कलर, चार चीजें हैं अभी। देखिए एक मिनट, यहाँ पे एक मैं शीट को ऐड कर देता हूँ समझाने के लिए। चलिए चारों चीजें यहीं पे हम समझ लेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या है आपका, हीट को कंडक्ट कर देगी कैपेसिटी, ठीक है। तो जितने भी मेटल होते हैं वो सारे ही थर्मल के कंडक्टर होते हैं, है ना। तभी तो हम उसको यूटेंसिल पे चढ़ाते हैं, आपकी चाय बनती है, खाना बनता है, क्यों, थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से। आप यदि आयरन का एक रॉड को यदि एक सिरे से गर्म करो, दूसरे सिरे पे वो आपको गर्म होता हुआ मिलता है, क्योंकि वहां थर्मल कंडक्शन होता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी की तरफ की वजह से एक्चुअल में सारे यूटेंसिल को हम यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। तो एजी जो होता है वो आपका बेस्ट कंडक्टर होता है थर्मल का, है ना। तो ये कुकिंग यूटेंसिल और वाटर बॉयलर बनाने के काम में आते हैं। ओके, ये इसका यूज है।
अब देखिए एक आपका मेटल जो है वो थर्मल कंडक्टिव नहीं होता, एक्सेप्शन देख लीजिए इसका भी, एक्सेप्ट लेड। लेड जो है ना वो आपका थर्मल का कंडक्टर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल, सारे ही मेटल इलेक्ट्रिकल के कंडक्टिविटी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब आप फ्लो करते हो वायर के अंदर तो ये लेस रेजिस्टेंस जो है वो आपको फील होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है ना बिना किसी अवरोध के, तो रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, मेटल के अंदर। तो ये एक्चुअल में क्यों होता है, इनके हम इसी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से हम इसके वायर बनाते हैं, कॉपर के एल्यूमिनियम के वायर बनाए जाते हैं, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में एजी जो है वो बेस्ट कंडक्टर है, सेकंड नंबर पे कॉपर है, ठीक है। अब देखिए कुछ मेटल कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, एचजी जो है वो पुअर कंडक्टर होता है ना, लेड, बिस्मिथ, ये तीनों जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही बढ़िया कंडक्टर नहीं होते हैं, इनको हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर। क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक मिनट, अब दो चीजें और थी, एक तो थी अपनी, एक और स्लाइड को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए ये जो है आपका नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोनोरिटी की, क्या करते हैं, सोनोरिटी। सोनोरिटी जो है सारी मेटल का कैरेक्टर है सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बर्तन बजते हैं ना, आवाज आती है कि नहीं आती, तो सोनोरिटी की वजह से आती है ना। घर में बर्तन बजते हैं तो उसका रीजन है कि उसमें सोनोरिटी की प्रॉपर्टी है आपके बर्तनों में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं मेटल, उन सब में सोनोरिटी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मेटल क्या करते हैं, एक्चुअल में साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका यूज कहाँ पे है, बेल बनाने में, जो आपके इलेक्ट्रिकल बेल बनती है ना, बजती है ना, उसमें यूज करते हैं हम। आपकी जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी स्ट्रिंग बनाने के काम में लिया जाता है, जैसे आपका सितार है ना, और आपका वायोलिन, इन सब की स्ट्रिंग बनाने के काम में लिया जाता है सोनोरिटी प्रॉपर्टी की वजह से। अब लास्ट क्या था आपका, कलर है ना, क्या था, कलर। देखिए बहुत सारे मेटल के अलग अलग कलर होते हैं, जैसे गोल्ड, गोल्ड का क्या कलर है आपका, येलो कलर है ना, सिल्वर व्हाइट कलर का होता है। इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। अब हम चलते हैं आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। सबसे पहले स्टेट की बात करते हैं, फिर लस्टर, फिर हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेट की। तीनों स्टेट में मिलते हैं ये, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। नॉन मेटल बताए थे 20 होते हैं, सॉलिड में मिलने वाले नॉन मेटल 8, लिक्विड में मिलने वाला नॉन मेटल 1, गैसेज में मिलने वाले 11। मैंने सबके नंबर बता दिया आपको और नाम भी बता दिया था, ठीक है। अब लिक्विड में आपका एक ब्रोमीन मिलता है ना, सॉलिड के अंदर देखिए कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है। गैसेस के अंदर भी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, आर्गन, बहुत सारे गैसेज है, 11 गैसेज है। लस्टर, देखिए लस्टर की बात करें तो ये एक्चुअल में लस्टर शो नहीं करते। मैंने आपको फेस बताया था ना बच्चों का, तो वो लस्टर शो नहीं करते, तो ये तो कभी भूलने वाली बात ही नहीं है। ये डल अपीयरेंस के होते हैं। कैसे होते हैं, डल अपीयरेंस के होते हैं। एग्जाम्पल सल्फर और फॉस्फोरस, है ना, डल अपीयरेंस के होते हैं, ठीक है। जैसे लड़का, वो बच्चा मुंह लटका के बैठा था ना, वैसे ही ये मुंह लटका के बैठे रहते हैं। हार्डनेस, एक्चुअल में ये क्वाइट सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं होते। सल्फर और फॉस्फोरस एग्जांपल आप ये लिख लो, ठीक है, ये आपके ज्यादा हार्ड नहीं होते। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। चलिए इसके लिए मेरे को शीट लेनी पड़ेगी। मेलेबिलिटी, ये मेलेबल नहीं होते है ना, तो नॉट मेलेबल, मेलेबल नहीं होते, मतलब आप इसको हैमर से मतलब जब आप इसे हैमर से इस पे बीट करेंगे तो ये क्या करेंगे, शीट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। कैसे शीट में कन्वर्ट नहीं होते, ये ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ये ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक इनटू पीसीएज,
ठीक है, तो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं शो करते। दूसरा है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी की भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है, डक्टिलिटी मतलब वायर, इनके वायर आप नहीं बना सकते, वही वाली बात है, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए, फॉस्फोरस और सल्फर दोनों का एग्जांपल क्या है, फॉस्फोरस सल्फर, ये सब क्या है, ब्रिटल होते हैं, नॉन मेलेबल, नॉट नॉट मेलेबल, नॉट डक्टाइल। लेकिन इन दोनों का आपका एक्सेप्शन क्या है, एक नॉन मेटल इसका एक्सेप्शन है दोनों का। ठीक है, वो है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर जो है उसकी शीट भी बनती है, उसके वायर भी बनते हैं। ठीक है, सी फाइबर मतलब कार्बन फाइबर। अभी नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब ज्यादा लोड को बेयर नहीं करते, लोड बेयर कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, लोड बेयर नहीं करते, ज्यादा टूट जाते हैं। जैसे आप ग्रेफाइट की जो शीट होती है उसके ऊपर आप एक्चुअल में वजन रख दीजिए तो ग्रेफाइट जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट की शीट जो है वो टूट जाएगी पीसेज में। ओके, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती ज्यादा। अब देखिए आगे बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो देखिए एक मिनट में देख लेता हूँ वहां से। हाँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई, ये हो गया, ये हो गया। देखिए नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, फिर डेंसिटी। ठीक है, फिर ब्रिटलनेस। देखिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये लो होता है इनका, क्योंकि इनके बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। बॉन्ड कैसे नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। देखिए, तो लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं इनके। ठीक है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है, डायमंड। डायमंड कौन है भाई, डायमंड है कार्बन का एलोट्रॉप। क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं सिलिकॉन और बोरॉन, ये सभी एक्सेप्शन है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डेंसिटी, फिर ब्रिटलनेस। ठीक है, तो बात करते हैं अब नेक्स्ट डेंसिटी की। मैंने आपको डेंसिटी के बारे में बताया था, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, मतलब यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कम होते हैं। ठीक है, मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रही होगी। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है, ये लाइट वेट होते हैं। कैसे होते हैं, लाइट वेट होते हैं। इनकी जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए सल्फर और फास्फोरस का। ठीक है, डेंसिटी कम होती है। एक्चुअल में दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनकी डेंसिटी कम होती है। अब देखिए आप फास्फोरस, फास्फोरस कैसे पैक होता है आपको बता देता हूं मैं। ये मैंने अभी एग्जांपल दिया ना फास्फोरस का, इस तरीके से पैकिंग होती है। सल्फर की पैकिंग कैसे होती है, देखिए सल्फर जो है ऐसे क्राउन शेप बनाता है। ठीक है, ये आपका सल्फर है, यहाँ पे भी सल्फर। ठीक है, इस तरीके से क्राउन शेप का होता है सल्फर। ओके, तो ये पैकेजिंग इसकी इस तरीके से होती है। तो डेंसिटी भी कम है, आपकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब नेक्स्ट देखते हैं आप इसका एक प्रॉपर्टी। नहीं, एक मिनट, एक शीट और लेके चलिए। देखिए अब यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ब्रिटल होते हैं मतलब पीसेज में ब्रेक हो जाते हैं। जब आप उसको तोड़ते हैमर से इसके ऊपर गिराते हैं तो ब्रेक इनटू पीसेस। जैसे सल्फर फास्फोरस कार्बन ये सारे के सारे जो है ब्रिटल होते हैं। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इसके हीट के, थर्मल का मतलब होता है हीट, तो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं।
एग्जाम्पल सल्फर फॉस्फोरस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल गैसेज ले लीजिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ये सारी गैसेज जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है। इसका एक एक्सेप्शन है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर का, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है, इसीलिए इससे इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं सोनोरिटी की। ये सब क्या है, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस मार दिया, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है कलर। कलर, ये डिफरेंट कलर शो करते हैं, ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। जैसे सल्फर है, सल्फर आपने देखा होगा येलो कलर का होता है ना। फॉस्फोरस देखा आपने कभी, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, इस तरीके से ये होते हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का कलर क्या होता है बेटा, ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक फॉस्फोरस होता है, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो एक्चुअल में ग्रीनिश कलर की गैस होती है ना, ये ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है। तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई मेटल्स और नॉन मेटल्स की, है ना। अब आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।